हेलो डियर। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जैसा कि बताया था कि अभी जो है संडे तक, मंडे से पहले तक जो भी वीडियो आएगा वह फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंक्लूड होगा, कॉमन होगा। समझ गए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। तो आप लोग को क्यों जो है दो दो वीडियो लाएं एक ही चीज़ के लिए? तो एक ही में आप लोग पढ़िए, समझ गए? मेहनत कीजिए, सेम चीज़ें हैं। अलग अगर अलग होगा तो हम खुद अलग पढ़ा देते हैं, लेकिन सेम चीज़ें हैं। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले रिवीजन का मैं एक क्लास करा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। समझ गए? मंडे से आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सबका क्लास चलेगा, ध्यान दीजिए। समझ गए? सबका रिवीजन चलेगा अलग अलग। तो चलिए आज के भी हम जो है यहाँ पे वीडियो लाए हैं, आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न है ये आपका फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से है, और सेकेंड ईयर में MSN 1 या 2 किसी में भी पूछ लेगा, आपको जो है बना देना है। समझ गए? MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है, कहता है रक्तस्राव हेमरेज। हेमरेज ये ब्लीडिंग दे सकता है या रक्तस्राव हेमरेज दे सकता है। पूछेगा कि हेमरेज क्या होता है, हेमरेज के प्रकार, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है रक्तस्राव किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। रक्तस्राव रक्त शिराओं से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। देखिए, जो रक्तस्राव का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है, जो रक्त वाहिका होता है, यहाँ पे सीरा नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा? रक्त वाहिका होगा। समझ गए? जो रक्त वाहिका से होने वाले रक्त के बहाव को रक्त का बहना या रक्तस्राव कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होता है, किसी भी कारण से टूट फूट या क्षतिग्रस्त होने से उस नलिका से रक्त जो है रिसाव लीकेज होने लगता है, उसी को हम लोग रक्तस्राव या रक्त बहना कहते हैं। ठीक है, यह आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकता है। ये जो हेमरेज हो सकता है, यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। समझ गए? बाहरी रक्तस्राव में रक्त को शरीर से निकलते हुए देखा जा सकता है। जो एक्सटर्नल हेमरेज होगा, जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा, उसमें ब्लड जो है आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कट फट जाने पर ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो वह एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगा। समझ गए? तथा आंतरिक रक्तस्राव में रक्त शरीर के किसी गुहा में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे पेट में रक्त का इकट्ठा होना, सर में चोट लगने से सर अगर नहीं फूटता है, लेकिन वह अंदर जो है हेमरेज हो जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जिसको बोलते हैं, वह अंदर ही जो है ब्रेन में रक्त जो है क्लॉट कर जाता है। तो ये सब आंतरिक रक्तस्राव होता है, जो ऊपर तो नहीं निकलेगा लेकिन अंदर जो है उसका इकट्ठा होने लगता है। ओके, रक्तस्राव किसी दुर्घटना या धमाके के कारण रक्तस्राव, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, चोट लगना, कटना फटना, कोई भी चीज़, या फिर कोई अन्य धमाके के कारण जो नाड़ी होता है, उस नाड़ी जो है आपका जो वेसल्स है वह फट जाता है, और रक्त जो है धमनी, शिरा व केशिकाओं से बह सकता है। समझ गए? तो रक्त जो है 3 तरीके से बह सकता है, एक धमनी से, एक जो है शिरा से, और एक केशिकाएं यानी कैपिलरीज से। समझ गए चीज़ों को? आगे चलिए। यहाँ पे इसका जो है इंग्लिश दिया गया है, जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है रक्तस्राव जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, उसी का है, उसी का ये आंसर है। क्वेश्चन अलग नहीं है, आपसे पूछेगा एग्जाम में ब्लीडिंग हेमरेज के बारे में, तो आपको जो है लिखना पड़ेगा इसके प्रकार को भी। समझ गए? तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के मेनली जो है 3 टाइप होते हैं रक्तस्राव को। पहला है आर्टीरियल ब्लीडिंग, जिसे हम लोग धमनी रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, धमनी से होने वाला। आमतौर पे खुली धमनी से रक्तस्राव होता है। उच्च ऑक्सीजन सामग्री के कारण इसका रंग चमकीला लाल होता है, और हृदय के संकुचन के साथ समय पर स्पंदन होता है। धमनी से जो आपका ब्लीडिंग होने वाला है, वह ब्लीडिंग, अगर आपका धमनी से ब्लीडिंग हो रहा है तो कैसे पता करेंगे? तो धमनी में जो ब्लीडिंग ब्लड रहता है वह ऑक्सीजन युक्त रहता है, तो ऑक्सीजन होने के कारण इसका रंग जो है चमकीला लाल होता है। समझ गए? और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें उच्च ऑक्सीजन होने के कारण यह ज़्यादा जो है लाल और चमकीला दिखाई देता है, धमनी वाला ब्लीडिंग। समझ गए? आगे चलिए। उसके बाद है सिरा परक यानी भेन से होने वाला ब्लीडिंग, जिसे भेनस ब्लीडिंग कहते हैं। खुली नस से बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। कम ऑक्सीजन सामग्री के कारण गहरा लाल रंग और अधिक तेजी से प्रवाहित होता है। अब जो सिरा से, जो भेन से ब्लीडिंग अगर हो रहा है किसी कारण से, तो वह जो होता है वह कम ऑक्सीजन वाला होता है। चूँकि भेन में डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, तो वह कम ऑक्सीजन वाला होता है।
ठीक है। इस कारण से इसका जो रंग होता है चमकीला नहीं होकर गहरा होता है, लाल रंग का, समझ गए। और वेन से जो ब्लीडिंग होता है यह भी जो है तेज गति से जो है आपके ब्लीडिंग होते हैं, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, अब है लास्ट वाला है कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग को केशिका रक्तस्राव कहते हैं। कैपिलरी केशनुमा एक नली होता है, समझ गए, ब्लड का, वही कैपिलरी होता है। क्षतिग्रस्त केशिकाएं से रक्तस्राव वाहिकाएं गहरे लाल रंग की होती है और घाव से धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से रिसने लगती है। इस प्रकार का रक्तस्राव अक्सर बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के रुक जाता है क्योंकि शरीर में थक्का बन जाता है। केशिका जो रक्तस्राव होता है यह जैसे ऊपर छिल जाने से, समझ गए, जैसे आपका कहीं किसी चीज़ ठोस चीज़ से घष्टा लग गया है तो वहाँ पे छिल जाएगा, छिछल जाएगा, तो वहाँ से देखते होइएगा चिपचिपा जो है ब्लड नुमा निकलता है, तो वह कैपिलरी ब्लीडिंग होता है, समझ गए। या हल्का फल्का ऊपर छिछलने से या हल्का चीरा लग जाने से जो ब्लीडिंग निकलता है वह कैपिलरी होता है। यह आसानी से जो है रुक जाता है, ये जो ब्लीडिंग होता है बड़ी आसानी से रुक जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, खासकर जिसका आर्टेरियल अगर ब्लीडिंग होता है, किसी का अगर आर्टरी डैमेज हो चुका है धमनी और यहाँ से ब्लीडिंग होता है तो यह व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि यह बॉडी में ऑक्सीजन का भी क्षमता कम कर देगा, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है ऑक्सीजन वाला होता है। तो जब यहीं से ब्लड निकलने लगेगा तो अपने साथ ऑक्सीजन भी लेने जो है निकलने लगेगा। ब्लड यहाँ पे भी जो है काफ़ी तेज़ गति से आएगा, क्योंकि धमनी में बहुत ज़्यादा जो है ब्लड तेज़ गति से प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत तेज़ गति से धमनी में होता है, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में समझकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहता है कि कैपिलरी ब्लीडिंग में बिना किसी हस्तक्षेप के ब्लीडिंग जो है रुक जाता है, क्योंकि शरीर में जो है थक्का बन जाता है, जहाँ भी कटेगा वहाँ पे आसानी से क्लॉटिंग बन जाता है, समझ गए। यही कारण है कि हल्का फल्का जो कटने से जो ब्लीडिंग होता है वह कैपिलरी ब्लीडिंग होता है। ओके, तो ये 3 प्रकार के ब्लीडिंग मैंने आपको बता दिया, आपको अब समझना है। आगे चलिए, आगे आता है नक्सीर। देखिए, फर्स्ट ईयर में भी यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, सेकेंड ईयर में यह MSN 2 में है, सेकेंड ईयर में MSN 2 में है। ओके, याद रखिएगा। तो सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में है, फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, बता दिए। चलिए, नक्सीर, देखिए फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर मामला में नक्सीर का जो है आपसे पूछता है फर्स्ट एड पूछता है, समझ गए, प्राथमिक उपचार पूछेगा, इसका परिभाषा पूछेगा और प्राथमिक उपचार लिखना रहता है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर मामला में जो है नक्सीर जो है आपके फर्स्ट एड ही पूछेगा, बट कंप्लीट जान लीजिए तो बेहतर रहेगा, कंप्लीट लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा, समझ गए। एपिस्टेक्सिस को नक्सीर कहते हैं, ठीक है। तो नक्सीर का मतलब ही होता है कि नोज ब्लीडिंग, समझ गए, नाक से रक्तस्राव होना एपिस्टेक्सिस कहलाता है। नाक के अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस से रक्तस्राव होना ही नक्सीर कहलाता है। माय डियर, नक्सीर का मतलब होता है कि नाक के जो इंटरनल सरफेस होता है, अंदरूनी जो सतह होता है, वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उससे हम लोग नक्सीर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए, कारण क्या हो सकता है नक्सीर होने का? तो नक्सीर होने का बहुतों कारण हो सकता है, जैसे आपका एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर आपका जो नाक है, नाक का अंदरूनी सतह ड्राई होगा, सूखा पड़ेगा, जिससे ब्लीडिंग होता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप होने पर भी ब्लीडिंग नाक से होने लगता है, समझ गए। नजल ट्रॉमा, नाक में चोट लगने से भी ये चीज़ें नजल ब्लीडिंग हो सकता है, समझ गए ना। कोई ऐसे केमिकल से आपको रिएक्शन एलर्जी है तो उससे भी हो सकता है नोज ब्लडिंग, समझ गए। यह अनुवांशिक भी हो सकता है, समझ गए। कोई ब्लड वाला जो जैसे हीमोफीलिया है, तो इसमें अगर हेरिडेटरी रोग है ब्लड से संबंधित तो नक्सीर हो सकता है, नाक से ब्लीड आने लगेगा। नसा पट विकार, आपका नजल स्पेक्ट्रम डेविएशन है, मतलब जो आपका नसा का नसा पट जो होता है दीवार, उसमें कोई समस्या है। नाक में कोई बाहरी वस्तु घुस गया हो, समझ गए, जैसे देखते होइएगा बच्चा सब नाक में डाल लेता है, समझ गए ना। कुछ रोग जैसे स्कर्बी, हॉजकिंस रोग, कैंसर, विटामिन के की कमी, इन सब रोगों में भी जो है आपके नाक से ब्लीडिंग होना संभव है। तो कुछ रोग भी हो सकता है, स्कर्बी, हॉजकिंस, कैंसर, विटामिन के, ये सब जो है चीज़ें हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, कहता है नाक से ब्लीडिंग होना। नाक से ब्लीडिंग होना भी कारण बनता है, चक्कर आना, सॉरी, यहाँ पे हम लोग अब लक्षण देख रहे हैं, ठीक है, ये लक्षण देख रहे हैं। अब मानिए यहाँ पे अगर किसी को नक्सीर है तो उसमें क्या क्या लक्षण हो गए। तो लक्षण होता है कि नाक से ब्लीडिंग जाता है, आपको कोई भी बीमारी है उसका कारण, लक्षण, निदान सब चीज़ लिखना पड़ता है। तो आपको कारण याद रखना पड़ेगा, लक्षण याद रखना पड़ेगा, निदान याद रखना पड़ेगा, जटिलता याद रखना पड़ेगा, और तब उसका प्रबंध करना पड़ेगा, समझ गए।
आगे चलिए, यहाँ पे है लक्षण। देखिए लक्षण में जब नोज ब्लीडिंग है तो नाक से तो ब्लीडिंग होगा ही होगा। अब जब नाक से ब्लीडिंग होता है तो व्यक्ति का जो स्टेबिलिटी होता है गड़बड़ा जाता है, चक्कर आने लगता है, समझ गए। रक्तचाप कम हो जाता है, व्यक्ति में जो है रक्तचाप कम होना यानी हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग होने पर जो है रक्तचाप कम हो ही जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने से नाक से, समझ गए। तो ये कुछ लक्षण है, मैंने आपको बताया, ध्यान में रखिएगा। निदान की बात करेगा तो डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, शारीरिक जांच कि आखिर किस कारण से ब्लीडिंग हो रहा है। उसके बाद लक्षण की जांच करते हैं, देखते हैं कि क्या किस कारण से हो रहा है, लक्षण कोई अन्य लक्षण बीमारी तो नहीं है, तो लक्षण की जांच करते हैं। खून की जांच करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जो है एक्सरे होता है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सब जो है हिसाब से आवश्यकता अनुसार एक्सरे सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ये हो गया आपका निदान। अब आता है उपचार, जिसको हम लोग प्रबंध भी कह सकते हैं, या फर्स्ट एड में भी जो है आप चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। उपचार में एपिस्टेक्सिस का उपचार इसके कारण के आधार पर किया जाता है। अब नक्सीर जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, पहले कारण को देखेंगे और कारण के आधार पर जो है इसका उपचार जो है किया जाता है, समझ गए। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग को चोट लगने पर भी हो सकता है, बहुत लोग को हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने पर भी हो सकता है, तो इसका उपचार करेंगे, ठीक है। हो सकता है ड्राई, बहुत ज़्यादा नाक ड्राई सूखा होने से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो जो कारण है पहले कारण को ढूंढकर तब इलाज करते हैं। यदि उच्च रक्तचाप हो तो तुरंत एंटी हाइपरटेंशन दवाई दी जाती है, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, एटिनोलोल, ठीक है ना, एटिनोलोल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब बीपी के दवाई है कम करने के लिए। तो अगर बीपी के कारण अगर हो रहा है रक्तस्राव तो तुरंत ये दवाइयाँ दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे यदि अगर नाक में चोट लगा है तो नाक को अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस किया जाता है, समझ गए। अगर नाक में चोट लगा है, चोट के कारण अगर नाक से ब्लीडिंग जा रहा है तो 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस करके रखते हैं, समझ गए। चौथा है एपिस्टेक्सिस साइट पर एफिनेफ्रिन से भीगा कॉटन पैड या गॉज लगाकर कंप्रेस किया जाता है। देखते होइएगा किसी को नाक को जो है पिंच किया जाता है, समझ गए। नाक से जगह ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो देखते होइएगा उसके नाक को पैक कर दिया जाता है गॉज पीस से, ठीक है। तो ये गॉज पैड होता है कॉटन वाला, उसे एफिनेफ्रिन में भिगाकर उससे जो है कंप्रेस करते हैं जहाँ पे नक्सीर, जहाँ से ब्लीडिंग आ रहा है, समझ गए। आगे है यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, कहता है कि 4% जाइलोकेन एस्प्रिन की सहायता से साइट का पता लगाकर सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से या इलेक्ट्रोकॉटरी से कॉटेराइजेशन किया जाता है। कहता है कि जाइलोकेन एस्प्रिन क्या होता है, यह जो है सूंढपन करता है, सूंढ करके इस स्प्रे के जरिए जिस साइट से ब्लीडिंग आ रहा है उस साइड को पता लगाकर वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से कॉटेराइजेशन करते हैं, समझ गए। तो अब वहाँ पे ये पांचों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये हो गया इसका उपचार। फर्स्ट एड कहेगा तो फर्स्ट एड आप नहीं लिख सकते हैं कि नाक से ब्लीड जा रहा है, चोट हो गया या कोई भी कारण हो गया। यहाँ पे देख लीजिए मैंने दे ही दिया नर्सिंग केयर, देख लीजिए फर्स्ट एड में इसी को लिख दीजिएगा, समझ गए। रोगी को नक्सीर के समय ऊपर मुंह नहीं करने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सीधा बैठाकर रखना चाहिए। ऊपर मुंह करेगा तो क्या होगा कि जो ब्लीड बाहर आ रहा है वह ब्लीड क्या होगा, अंदर चला जाएगा। तो इसलिए जो है मुंह जो है ऊपर नहीं करने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सीधा बैठाना चाहिए, समझ गए। नाक से ब्लड आने पर नजल पैकिंग करनी चाहिए, वही नजल पैकिंग जो है कॉटन पैड से लगाकर करनी चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो आइस पैक भी अप्लाई करनी चाहिए, अगर उपलब्ध है तो आइस पैक भी कीजिए। आगे है रोगी को रक्तचाप भी मापना चाहिए, हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो रहा हो। रोगी को पर्याप्त आराम करना चाहिए, समझ गए, रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाना चाहिए। अत्यधिक धूप व गर्मी में जाने से बचना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। चलिए तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट एड अगर आपसे पूछे तो आप फर्स्ट एड लिख दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर फर्स्ट एड ही जो है पूछता है इन सभी इस तरह के प्रश्न में, तो फर्स्ट एड आराम से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है, कहता है अंडर 5 क्लिनिक के बारे में लिखिए, राइट अबाउट अंडर 5 क्लिनिक। तो चलिए अंडर 5 क्लिनिक के बारे में भी आपको आज समझा ही देते हैं। फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में है, फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में पूछा जा सकता है। सेकेंड ईयर में ये चीज़ें जो है CHN में ही यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा जाएगा, समझ गए। सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है और फर्स्ट ईयर के जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में है, ठीक है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है,
अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है, अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। नाम से ही स्पष्ट है, अंडर 5 क्लिनिक, मतलब कहीं ना कहीं यह अंडर 5 की बात कर रहा है। तो अंडर 5 क्लिनिक जो है 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। स्पष्ट रूप से समझ गए कि अंडर 5 जो क्लिनिक है यह 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से, हेल्थ केयर से संबंधित है। समझ गए? इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में बैठाना है कि जो 5 वर्ष तक का जो अस्पताल है जहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल बच्चे को दिया जाता है, वहाँ पे किस प्रकार का स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। तो एक है नैदानिक प्रकार का, एक है उपचारात्मक थेरेप्यूटिक, और एक होता है प्रिवेंटिव मतलब रक्षात्मक प्रकार का। समझ गए? तो ये चीज़ें को जो है आप लोग को याद रखना है। नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ओके, आगे चलते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे के निर्बल समूह के माने जाते हैं। अब जो 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह निर्बल मतलब कमज़ोर समूह के माना जाता है, जिसमें बल नहीं होता है। इस निर्बल होने के कारण जो है इनमें बीमारी होने की भी संभावना जो है तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। अब चूंकि बच्चा निर्बल समूह का है, अब उसमें इतना बल नहीं है कि वह सभी बीमारियों से लड़ सके, तो उसमें जो है कई बीमारी होने की संभावना भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि कई बार जो है बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है इन कारण से। समझ गए चीज़ों को? 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। जहाँ पे बच्चे का 5 वर्ष तक के उम्र निर्बल समूह के होता है, वहाँ पे बीमारी ज़्यादा होने की संभावना होता है, जिसके कारण कई ऐसी स्थिति में डेथ भी हो जाता है। तो वहीं पर 5 वर्ष तक के जो आयु होते हैं वहाँ पे बच्चे में वृद्धि और विकास के उम्र होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास जो है बच्चा करता है। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस उम्र समूह के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें इन जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ताकि बीमारी से बचाया जा सके, वृद्धि और विकास का समय है यह, इसलिए जो है यहाँ पे इस उम्र के बच्चों को जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके उनमें जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। समझ गए? तथा अंडर 5 क्लिनिक जो है बच्चों को उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास के सहायक होता है। तथा जो अंडर 5 जो क्लिनिक है यह क्या होता है कि 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके जो है बीमारी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकास में सहायता करता है। समझ गए चीज़ों को? तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं। अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब जो अंडर 5 क्लिनिक होता है इसको अंडर जो है त्रिकोणीय चिन्ह से इस प्रकार से क्या करते हैं, चिन्हित प्रदर्शित करते हैं। अंडर 5 क्लिनिकों द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अंडर जो 5 क्लिनिक होता है, इस अंडर 5 क्लिनिक के जरिए हम लोग कौन कौन से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, जिसको हम चलिए नीचे त्रिकोण के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है मैंने, यहाँ पे टोटल इंग्लिश है, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं सब इंग्लिश में दिए हैं। और आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा होगा, यही त्रिकोण है। ठीक है, देख रहे हैं, यही त्रिकोण है। आपको फिगर में बताना पड़ेगा, सब चीज़ लिख कर लास्ट में आपको ये त्रिकोण बनाना पड़ेगा। और जो त्रिकोण है, जैसे मैं बता दूं, जैसे हम एक बड़ा सा ये त्रिकोण बना लिए, ठीक है, ये बड़ा सा त्रिकोण बना लिए, तो यह बड़ा त्रिकोण किसको बताता है? स्वास्थ्य शिक्षा को। ठीक है, यह बड़ा त्रिकोण जो है स्वास्थ्य शिक्षा को बताएगा। ठीक है, इसके अंदर में एक उल्टा त्रिकोण बनाएंगे, फिर से छोटा सा, समझ गए? इसके अंदर में उल्टा बनाएंगे। अब ये जो उल्टा त्रिकोण बना देंगे अंदर वाला, इसको हम लोग फैमिली प्लानिंग को प्रदर्शित करेंगे। यानी इस यहाँ पे अंडर 5 क्लिनिक में फैमिली प्लानिंग भी जो है किया जाता है। तो ये फैमिली प्लानिंग अंदर हो जाएगा। अब बच जाएगा एक ए त्रिभुज, एक ए त्रिभुज और एक ए त्रिभुज। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज होगा वह रुग्णता में देखभाल, समझ गए, यानी बीमारियों में देखभाल को जो है इंडिकेट करता है ऊपर वाला। जो लेफ्ट साइड वाला जो ये कॉर्नर है, यह वृद्धि और विकास को निगरानी करता है। और जो ये राइट साइड वाला कॉर्नर है, यह निरोधक देखभाल से संबंधित है। समझ गए? तो इसको इस प्रकार से देख लीजिए, कंप्लीट पूरा त्रिभुज होगा स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें एक उल्टा हम लोग त्रिभुज बनाएंगे,
जो परिवार नियोजन को बनाएगा। अब बच जाएगा एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो ऊपर वाला रुग्णता में देखभाल, जो लेफ्ट साइड है वृद्धि का निगरानी करेगा, और राइट साइड वाला निरोधक का देखभाल करेगा। तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा त्रिभुज। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। 5 वर्ष से कम के लिए निम्न क्लिनिकों हेतु प्रतीक चिन्ह। अब आपको समझना है, पहले आता है रुग्णता में देखभाल, केयर इन इनलेस, ठीक है। रुग्णता में देखभाल, प्रिवेंटिव केयर, निरोधक देखभाल, वृद्धि मॉनिटर करना, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। यही जो है 5 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यही 5 जो है सेवा इसके अंदर दिया जाता है। समझ गए? चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे समापन। अब आ रहा है यहाँ पे, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में है। किस में है? फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में है, मीन्स साइकोलॉजी में है। और सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, क्योंकि बिहेवियर साइंस और मेंटल साइंस एक दूसरे को जो है क्या है, कॉमन है। समझ गए? तो हम लोग देखेंगे, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में पूछा जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, बड़ी आसान है। कहता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। मतलब एक नर्स की भूमिका जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस में एक नर्स की रोल क्या होती है, रोल बताना है। तो देखिए कुछ भी कह ले, नर्स का जो रोल होगा वही रोल सभी जगह होगा, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ में हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ में हो, चाहे वो आपका नॉर्मल कोई भी समस्या हो, जो नर्स का रोल है वही रोल जो है सभी जगह होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारा सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य, तो हम जो आंसर लिखेंगे वह मानसिक के हिसाब से लिखेंगे। समझ गए? जो चूंकि साइकोलॉजी भी एक मन व्यवहार से ही संबंधित है, तो उसमें जो भी हम लिखेंगे मन से ही संबंधित लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है कि नर्सिंग रोल हम कहाँ लिख रहे हैं, किस जो है सब्जेक्ट में लिख रहे हैं। अगर चाइल्ड हेल्थ में नर्सिंग रोल हमसे पूछेगा तो हम बच्चे के हिसाब से लिखेंगे, बच्चे को ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हैं ना? बाकी जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट सब में सेम होता है। ओके। तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में मतलब समुदाय में मानसिक रोगियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है उसमें नर्स की क्या भूमिका होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। मानसिक समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की भूमिका। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की क्या रोल है? देखिए पहला रोल है क्लिनिकल रोग, नैदानिक भूमिका। आपको पहले से पता है कि नर्स का रोल होता है नैदानिक रोल, क्लिनिकल रोग। तो क्लिनिकल रोग में क्या क्या आता है? तो सामुदायिक लोगों में रहने को पहचान व उनके उपचार में सहायता करना, यह नर्स का समुदाय में मुख्य कार्य है। तो पहला भूमिका यही है, क्लिनिकल रोग। नैदानिक भूमिका, नैदानिक भूमिका में क्या होता है कि समुदाय में जो लोग रहते हैं उनको रोगों का पहचान करना और उनका उपचार में सहायता करना नर्स का यह प्रमुख कार्य है कि वह नैदानिक भूमिका निभाए, निदान करने के लिए भूमिका निभाए, पहला। दूसरा है नर्स का रोल होता है एज ए टीचर, अध्यापक के रूप में भी जो है नर्स का भूमिका जो है यहाँ पे होता है। अब नर्स क्या करती है? तो जैसे हमसे अगर नर्सिंग भूमिका अगर कम्युनिटी हेल्थ में पूछेगा तो कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य के हिसाब से लिखेंगे, समुदाय के लिए लोगों को। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है समुदाय में मानसिक रोगियों का, तो मानसिक रोगियों के लिए लिखेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। समुदाय में नर्स लोगों के मध्य मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है, वह रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। जिस प्रकार से एक टीचर का काम होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना, पढ़ाना, समझाना, उसी प्रकार से नर्स का काम होता है अध्यापक के रूप में कि वह समुदाय में लोगों को मानसिक रोगियों के बारे में बताना, उसके मानसिक रोगों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे जो है रोकथाम किया जाए, इनके उपचारों के बारे में शिक्षा देती है। ठीक है। आगे है परामर्शदाता की भूमिका, रोल ऑफ काउंसलर। अब नर्स का काम है कि समाज में उपस्थित जो भी मानसिक रोगियों है, जो भी सुग्राही समूह के हैं, उनको रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श देना, काउंसलिंग करना और मानसिक रोगियों में कमी लाना। काउंसलिंग करना नर्स का ये जिम्मेदारी होता है। काउंसलिंग करके वह जो है क्या करती है, तय करती है कि कौन सा जो है ज़्यादा प्रभावित है और किसको जो है ट्रीटमेंट देना है, किसको जो है नहीं देना है। ठीक है।
चौथा है नर्स जो है समायोजन में भूमिका लाती है। अब नर्स जो है एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, समझ गए, एक से दूसरे जो है विभाग में वह संबंध स्थापित करती है, कांटेक्ट बनाती है, जिससे जो मानसिक स्वास्थ्य है वह सभी एरिए में, सभी जो है विभागों में जो है क्या करते, अच्छे से तालमेल बैठाकर जो है कार्य करता है। ठीक है, तो नर्स जो है अपने स्वास्थ्य में लोगों से, ठीक है, स्वास्थ्य दल से, दूसरे सदस्यों से समायोजन का काम करती है। यह समायोजन जो है आपके हेल्थ प्रोवाइड करने में, स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करने में प्रभावी होता है और स्वास्थ्य दल सदस्यों को काम करने में आसानी भी होता है। समझ गए, तो समायोजन की भूमिका हो गया। वकील की भूमिका, रोल ऑफ एडवोकेट, और वकील का भूमिका कहने का मतलब है कि नर्स जो है समुदाय में कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों का भी प्रयोग करती है। वो ध्यान रखती हैं कि रोगी के जो कानूनी अधिकार है उसका हनन न हो, उससे जो है कानूनी अधिकार भी दिलाया जाए। ठीक है, उसका खुद का भी जो है कानून से बचने के लिए जो है उससे कानूनी चीज़ें के बारे में पता होता है कि वह क्या करेगी तो कानूनी तौर पर सही है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे वह मरीजों को स्वयं को जो है अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता कर सके। यानी एक वकील के क्या काम होता है, वकील के ही ना काम होता है कि वह अपने क्लाइंट को जो है बचा सके, ठीक है, फंसने से। वह अपने क्लाइंट का क्या अधिकार है, क्या उसका जो है चीज़ें है, उसको कोर्ट के सामने रखना। तो उसी प्रकार से नर्स का भी एक काम होता है कि वह अपने मरीज के अधिकारों को रक्षा करना, स्वयं और रोगी के क्या क्या अधिकार है उसका रक्षा प्रभावी ढंग से हो, समुदाय के लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूकता करना, यह जो है एक नर्स का वकील के रूप में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में काम होता है। अब एक नर्स का काम एडमिनिस्ट्रेटर का भी होता है, प्रशासक का भी होता है। कैसे, तो समुदाय में नर्स जो होती है वह स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वय करती है। नर्स जो है छोटे छोटे एरिए में, गांव कस्बों में जो है समुदाय में वह छोटे छोटे कार्यक्रम को क्रियान्वय करती है तथा अन्य सदस्यों का जो है वह मार्गदर्शन भी करती है। ठीक है, अतः नर्स जो है समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वय हेतु एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाती है। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, प्रशासक का यही काम होता है कि वह अपने सभी सदस्यों को टीमों से काम करवाए, मैनेज करे, ठीक है, देख रेख करे कामों को, समझ गए, कामों को क्रियान्वय कराए। तो इसीलिए प्रशासक का ये जिम्मेदारी होता है। तो नर्स को भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भूमिका जो है होता है। समझ गए, चलिए। सातवां है संपर्ककर्ता की भूमिका, कॉन्टैक्ट मेकर की भूमिका। अब नर्स जो है अन्य स्वास्थ्य दलों से जो है संपर्क बनाती है, अन्य जो है वह जो है अन्य उस रोगी के अन्य परिजनों से, ठीक है, रोगी के बीच, डॉक्टर के बीच, अन्य स्वास्थ्य दल के सदस्यों के बीच वह संपर्क बनाने का भी काम करती है। तो नर्स जो है एक बहुत जिम्मेदार जो है हेल्थ में बहुत जिम्मेदारी भरी उसका जो है ड्यूटी होता है नर्स का। वह कॉन्टैक्ट मेकर के रूप में भी काम करती है। जैसे पेशेंट है, कोई मिलने आएगा पेशेंट का परिजन, तो पेशेंट और उसके परिजन को मिलवाएगी। ठीक है, डॉक्टर आएंगे, ठीक है, पेशेंट को देखने, तो वहाँ पे भी नर्स आएगी बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है ना। उसी प्रकार से अन्य कोई स्वास्थ्य टीम आएगा तो वह भी पहले नर्स के पास नहीं जाएगा और फिर पेशेंट से मिलेगा। तो हर जगह जो है नर्स जो है संपर्क की भूमिका में कॉन्टैक्ट मेकर के रूप में रोल निभाती है। ठीक है, आगे है आठवां है आवासीय देखभाल भूमिका। अब आप लोग को होम विजिट, आवासीय देखभाल की भूमिका का मतलब है कि होम विजिट, नर्स जो है वह घर घर जाकर रोगी की जांच करना, उसके आवश्यकता अनुसार उच्च स्तर पर रेफर करना, नर्स का यह भूमिका है, यह रोल है। ठीक है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में नर्स का कार्य है कि वह घर घर जाकर गृह मुलाकात करे, रोगी की जाँच करे, मानसिक रोगियों का पता लगाए और आवश्यकता अनुसार उसे आगे रेफर करे उच्च स्तर पर। ठीक है, तो होम विजिट करना, इसमें भी जो है नर्स का आवासीय देखभाल में भूमिका है। तो ये 8 पॉइंट मैंने बता दिया, जहाँ पे एक नर्स का भूमिका था सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस में है और जीएनएम सेकेंड ईयर जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है। ठीक है, तो बता दिए। आज मैंने 4 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न था। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चारों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।